आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। लाख कोशिश करने के बावजूद भी मुंशी प्रेमचंद जी बिल्कुल ही अपने आप को समझा नहीं पाए। वह खेल कूद की ओर अपने आप आकर्षित होकर पहुंच जाते। उनका टाइम टेबल बनाना एक दिन चलता पर उसके बाद नहीं चलता। चलिए आगे चलते हैं। इसके ही आगे सालाना इम्तहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी यह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे उनसे ऊपर कुछ अभिमान हुआ, अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौद्र रूप मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीफ होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवान से यह एकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया और उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र देखता हूँ। इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमसे कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पड़ गए। महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है। असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंड का स्वामी था। ऐसे राजाओं का चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के राजा सभी महीब उसे कहते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उनका अंत हुआ। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसे चुल्लू भर पानी भी पिला दे। आदमी जो कुकर्म चाहे जो भी करे, पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। सहाय रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग पर मर गया। तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। तब तो तुम आगे बढ़ चुके बेटा। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर के एक बार केवल हाथ लगती है, बार बार नहीं लगती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलवजरा और जामेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हाट हेनरी ही गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद करना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सवाहट सिफर फीना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियन, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, अंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2 यम, सोयम, चारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अब आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमकिनों से नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा और आ जा बा में क्या फ़र्क है। कोई व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों का क्या क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फ़ायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो गया। पूछिए, इसका प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए, या आधा ही
रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराकत याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो तो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार से उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखूं? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या ज़रूरत है? तो मैं इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में 4 पन्ने हुए हैं? नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। उल्टी बात या नहीं, बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा है हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। स्कूल का समय निकटता नहीं तो मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं, स्कूल का समय निकटता नहीं तो ईश्वर जाने आज कौन कौन से उपदेश की माला सुननी पड़ती, कब ये माला समाप्त होती। चलिए इसके आगे, आज तो उनके बड़े भाई साहब के उपदेश ही हुए हैं। इसके आगे कल आपको बताते हैं कि आगे क्या हुआ। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आपको जो कमियां लगें उनको बारे में ज़रूर बताएं ताकि हम अपने में आप में सुधार कर सकें।